मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस या उत्पाद सिपाही या स्पेशल ब्रांच या वनरक्षी या वाहन चालक पुलिस से रिलेटेड वीडियो में हम लोग आज साइंस से रिलेटेड चैप्टर को करने वाले हैं। ठीक है, साइंस का एक पार्ट यानी कि हम लोग बायोलॉजी को पिछले वीडियो में संपूर्ण ढंग से पढ़ लिए हैं। आज ये साइंस का दूसरा पार्ट है जो कि भौतिक विज्ञान से रिलेटेड चैप्टर होगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान के जितना भी चैप्टर है उस सारे चैप्टरों को या उनके सारे टॉपिकों को इस संपूर्ण वीडियो में शामिल किया गया है। तो इस भौतिक विज्ञान के चैप्टर का जो पहला पार्ट है वह है भौतिक विज्ञान एक परिचय। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो अभी का जो उत्पाद सिपाही है उसमें साइंस का लगभग 20 प्रश्न इंक्लूड हैं और आगे चल करके जब झारखंड पुलिस का वैकेंसी आएगा उसमें साइंस का 30 प्रश्न होगा। तो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से या उत्पाद सिपाही के दृष्टिकोण से साइंस का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यदि 20 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तो 60 नंबर ये आपका इंक्लूड करेगा। और यदि झारखंड पुलिस में यदि 30 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 के साथ इंक्लूड रहेगा, तो 90 नंबर आपका इसी से आपको आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला जो है भौतिक विज्ञान एक परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे और भौतिक विज्ञान का महत्व और उसका विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर का नाम होगा मापन। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा चैप्टर है इसमें गति एवं बल। ठीक है, और चौथा चैप्टर है इसमें कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ठीक है, और यहाँ पास पांचवा चैप्टर है इसका वो है गुरुत्वाकर्षण और इसका छठा चैप्टर का नाम है वो है द्रव के सामान्य गुण। ठीक है, अब हम लोग इसमें सातवां चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें सातवां जो चैप्टर है वो है तरंग गति तथा ध्वनि, उससे रिलेटेड टॉपिक सारे इंक्लूड रहेंगे। और आठवां है उष्मा ताप एवं उष्मा गतिकी। ठीक है, ये जो वीडियो होने वाला है 1 to 5 जेटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 9वां चैप्टर होगा प्रकाशिकी और यहाँ पास 10वां चैप्टर का नाम हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक है, अब हम लोग 11वां चैप्टर की ओर बढ़ते हैं कि आखिर 11वां चैप्टर इस फिजिक्स के दृष्टिकोण से कौन सा चैप्टर शामिल रहेगा। तो 11वां चैप्टर है चुंबकत्व और आगे है 12वां चैप्टर विद्युतिकी और 13वां है आधुनिक भौतिकी। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुल जो है लगभग 14 चैप्टर को इसमें शामिल किए हुए हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है दोस्तों ये भौतिक विज्ञान का वीडियो है यानी कि फिजिक्स का वीडियो है। तो चलिए हम लोग एक चैप्टर के साथ हर एक टॉपिक का क्वेश्चन आंसर करके इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक महत्वपूर्ण मापन और उनका उपकरण। ठीक है, तो एक साइड हम लोग यंत्र को ले लिए हैं और एक साइड उसका मापन में उपयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में ले लिए हैं। तो देखिए अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर क्या करता है, तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को ज्ञात करता है, तो उसे अल्टीमीटर बोला जाता है। आगे है अमीटर, अमीटर क्या करता है, तो विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है अमीटर। आगे है ऑडियोमीटर, तो ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर मापता है। आगे है यहाँ पास एरोमीटर, तो एरोमीटर जो क्या करता है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व को मापता है। आगे है एनीमोमीटर, तो वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र है एनीमोमीटर। आगे है यहाँ पास एक्सीलरोमीटर, ये जो है गतिमान वाहनों की गति के वृद्धि दर को बढ़ाता है। आगे है बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या करता है, तो वायुमंडलीय दाब को मापता है, उसे बैरोमीटर कहा जाता है। आगे है बोलोमीटर, तो उष्मीय विकिरण को बोलोमीटर मापता है। आगे है यहाँ पास कैलोरीमीटर, तो उष्मा की मात्रा को कैलोरीमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे है यहाँ पास वर्नियर कैपिल्स। ठीक है, ये क्या करता है बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई को मापता है। आगे है क्रायोमीटर, तो निम्न ताप को क्रायोमीटर के द्वारा नापा जाता है। आगे है यहाँ पर डेंसीमीटर, ये जो है पदार्थ का घनत्व मापा जाता है कि कितना डेंसीमीटर उसका घनत्व है। आगे है फैदोमीटर, तो समुद्र नदी की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। आगे है गैल्वेनोमीटर, तो विद्युत धारा की प्रवणता को गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। आगे है गायरोस्कोप, तो गायरोस्कोप क्या करता है, तो घूर्णन की गति को मापता है गायरोस्कोप। ठीक है, और उसका कितना कोणीय संवेग बन रहा है वो इससे मापा जाता है। आगे है यहाँ पास उसमें ग्रोवोमीटर, ग्रोवोमीटर क्या करता है, तो ग्रोवोमीटर जो है यहाँ पास गुरुत्वीय त्वरण को मापा जाता है इससे। और हाइड्रोमीटर से वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को हाइड्रोफोन के द्वारा मापा जाता है।
हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे है लैक्टोमीटर, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए यहाँ पास क्रोनोमीटर का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। आगे है केक्रोग्राफ, तो केक्रोग्राफ क्या कहता है, पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र जो है वह है केक्रोग्राफ। आगे है यहाँ पास डायलेटोमीटर, तो डायलेटोमीटर का काम क्या है कि किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है डायलेटोमीटर। आगे है डायनोमोमीटर, तो डायनोमोमीटर का कार्य क्या है, इसका कार्य है कि इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र, ये कहलाता है डायनेमोमीटर। आगे है इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ, तो इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ क्या करता है, मस्तिष्क विभव मापने का काम करता है इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राफ। आगे है इलेक्ट्रो ट्रांसमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रो ट्रांसमीटर क्या करता है, तो विभवांतर मापने का यंत्र है इलेक्ट्रो ट्रांसमीटर। आगे है रेडियो माइक्रोमीटर, तो उसमें विकिरण को मापने वाला यंत्र है रेडियो माइक्रोमीटर। चलिए आगे यहाँ से देख लेते हैं, एक साइड उसी प्रकार हम लोग यंत्र ले लिए हैं और एक तरफ मापने वाला उपयोग ले लिए हैं। जैसे कि है रेन गेज, तो रेन गेज क्या करता है, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है रेन गेज। आगे है रिफ्रैक्टोमीटर, ये क्या करता है, ये पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण है, ठीक है। आगे है यहाँ पास सेक्रोमीटर, तो शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र है सेक्रोमीटर। आगे है स्क्रू गेज, तो महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र को कहा जाता है स्क्रू गेज। आगे यहाँ पास सेक्सटेंट, ये क्या करता है, तो ऊंचाई को मापने का काम करने वाला यंत्र है। आगे है स्फेरोमीटर, तो किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र स्फेरोमीटर होता है। आगे यहाँ पास स्फिग्नोमैनोमीटर, तो धमनियों में रुधिर के दाब को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। थियोडोलाइट क्या करता है, अनुप्रस्थ तथा लंबवत किरणें को मापा जाता है इससे। आगे है थर्मोपाइल, विकिरण तीव्रता को मापने का यंत्र है थर्मोपाइल। आगे यूडोमीटर, तो वर्षा मापक यंत्र है यूडोमीटर। उसी प्रकार आगे है वेनवीरोमीटर, ये क्या करता है कि द्रवों के प्रवाह की गति को इससे मापा जाता है। चलिए आगे उसी प्रकार लाउड स्पीकर, तो ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र होता है लाउड स्पीकर। और मैकमीटर, तो ध्वनि की वेग के अनुपात के वायुयान की गति को मापा जाता है मैकमीटर के द्वारा। आगे यहाँ पास मैग्नेटोमीटर, तो चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। माइक्रोमीटर, तो अति सूक्ष्म लंबाई वाला जो होता है वो माइक्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ओडोमीटर, तो वाहन द्वारा दूरी तय की गई दूरी को ओडोमीटर के द्वारा नापा जाता है। ओम मीटर, तो विद्युत प्रतिरोध को ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। उसी प्रकार आगे है यहाँ पास ओंडोमीटर, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को ओंडोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे यहाँ पास पायरोमीटर, तो उच्च ताप युक्त पिंड का ताप जो होता है वो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसी प्रकार यहाँ है फेनोमीटर, तो फेनोमीटर क्या करता है, ध्वनि की तीव्रता मापने का कार्य करता है फेनोमीटर। पॉलीग्राफ, तो अपराधियों या संदिग्ध व्यक्तियों के कथन की जांच के लिए पॉलीग्राफ का इस्तेमाल यहाँ पर सामान्यतः किया जाता है। आगे दोस्तों रडार, तो रडार का मुख्य काम है कि दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति का पता लगाना। रेडियोमीटर, तो विकिरण मापक यंत्र होता है रेडियोमीटर। आगे यहाँ पास सिस्मोग्राफ, तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग सामान्यतः किया जाता है। आगे स्पीडोमीटर, तो गतिमान वाहन की गति को मापने का काम होता है स्पीडोमीटर के द्वारा। आगे यहाँ पास दोस्तों है टैकोमीटर, तो किसी वस्तु की चक्रण गति को टैकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे है पाइहरीलियोमीटर, तो सौर विकिरण का मापन पाइहरीलियोमीटर के द्वारा किया जाता है। आगे है विस्कोमीटर, तो द्रव की सान्यता ज्ञात करने के लिए यहाँ पास विस्कोमीटर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। आगे वेव मीटर, तो चुंबकीय यहाँ पास तरंगों की तरंग दैर्ध्य बताने के लिए वेव मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है नेफोस्कोप, तो वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेसोस्कोप के द्वारा होता है। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। तो पहला यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का मात्रक जो होता है दोस्तों वो जूल होता है। याद रखिएगा कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत दिया गया है उसको आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पास दोस्तों ऑप्शन दिया गया है कि डेसिबल रिलेटेड है ध्वनि की प्रबलता इकाई से, तो ये बिल्कुल राइट है। आगे है अश्व शक्ति रिलेटेड है शक्ति की इकाई से, ये भी सही है। समुद्री मील रिलेटेड है यहाँ पास नौ संचालन की दूरी की इकाई, ये भी सही है। लेकिन डॉप्सन यहाँ पास ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये यहाँ पास गलत है। आगे है आवेग का मात्रक है, तो आयोग का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक होता है। याद रखिएगा न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक होता है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि केरोसिन की सापेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होता है। तो केरोसिन की जो सापेक्षिक घनत्व का इकाई होता है वो इनमें से कोई नहीं, यानी कि यहाँ पास दिया गया है मीटर क्यूब पर किलोग्राम, यहाँ पास किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे 5 नंबर क्वेश्चन की सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प के साथ मिलाना है। ठीक है, तो इसमें सही विकल्प को मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से कि कौन सा विकल्प जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो ए का जो है दोस्तों मिलेगा 3 के साथ, यानी कि त्वरण का जो होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और बी जो है चौथा से रिलेटेड है, यानी कि बल जो है यहाँ पास न्यूटन से रिलेटेड है। उसी प्रकार सी जो है दोस्तों 1 से कार्य किससे रिलेटेड है, तो जूल से। आवेग किससे रिलेटेड है, तो आवेग जो है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि न्यूटन सेकेंड से रिलेटेड है आवेग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से छठा नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो है कि कौन सी अदिश राशि है। तो बल क्या है, सदिश है। वेग क्या है, सदिश है। विस्थापन क्या है, सदिश है। लेकिन घनत्व क्या है, यहाँ पास अदिश राशि है। तो याद रखिएगा घनत्व क्या है, अदिश राशि है। कोणीय विस्थापन का मात्रक है, तो कोणीय विस्थापन का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। ठीक है दोस्तों, रेडियन क्या होता है, कोणीय विस्थापन का मात्रक होता है रेडियन। आगे है कि वह कोण जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो क्या कहलाता है। तो वो दोस्तों रेडियन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है कि वो जो है रेडियन कहलाता है। 9 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से सुमेलित करना है, जो सही है उस कूट को मिलाना है। तो देखिए यहाँ पास कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पास ए जो रिलेटेड है वो 2 से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ए को 2 में मिलाते हैं, यानी कि हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। आगे है बी जो रिलेटेड है वो ऑप्शन नंबर 4 से, यानी कि स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, बीपी को मापा जाता है। सी जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 के साथ रिलेट करता है, यानी कि बोलोमीटर विकिरण ऊर्जा को मापता है। और यहाँ पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो 3 के साथ मैच खाता है, यानी कि पायरोमीटर उच्च ताप को मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे यहाँ से 10 नंबर का क्वेश्चन कि एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो जो एक पारसेक बराबर होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पास्कल का इकाई क्या है, तो पास्कल दाब का इकाई है। ठीक है, पास्कल क्या है, दाब का इकाई है। कंडेला मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता की जो मात्रक है वो कंडेला होता है। याद रखिएगा ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कंडेला होता है। आगे है अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन है, तो ऊर्जा जो है यहाँ पास अदिश राशि है। बाकी बल अघूर्णन उपयुक्त सभी या संवेग जो है यहाँ पास सदिश राशि है। ठीक है, बी और सी सदिश राशि है, बाकी ए जो है अदिश राशि है। निम्नलिखित में सदिश राशि को चुनना है। तो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान में एक वेक्टर पाया जाता है, तो ये अदिश है। समय में भी एक वेक्टर, लंबाई में भी एक वेक्टर पाया जाता है, ये सब अदिश है। लेकिन वेग क्या है, तो वेग क्या है, वो सदिश राशि है। चलिए यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो द्रव्यमान जो है ये भौतिक राशि है जो प्राप्त की जाती है। आगे है पारसेक का इकाई होता है, तो दूरी का इकाई जो होता है वो पारसेक होता है। याद रखिएगा जो पारसेक का इकाई होता है, जो दूरी का इकाई जो है वो पारसेक में नापा जाता है। ठीक है, प्रकाश का। आगे यहाँ से कि यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन उसका क्या होगा। तो उसका जो है अंतिम विस्थापन जो होगा जो तो वो 0 होगा। ठीक है, गमन करते हुए अपनी अंतिम विस्थापन आकर के रुक जाएगा तो उसका अंतिम विस्थापन क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। आगे है गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक बार फिर से s इक्वल टू यू टू प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन इस सेट का, वो है कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है, तो जड़त्व के कारण ये जो है उससे जो धूल क्या होते हैं, झड़ जाते हैं। यानी कि न्यूटन के गति का पहला नियम होता है ये जड़त्व का नियम। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका जो है व्याख्या को देख लेते हैं। किसी वस्तु के स्थिर अथवा गतिमान बने रहने पर उसका जो प्रवृत्ति होता है वो जड़त्व कहलाता है। यदि वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था एवं एक समान गति की अवस्था से परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होगा तो उसमें जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन कि क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करते करते समय क्या करता है, अपने हाथों को हल्का सा पीछे हटाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है, तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गेंद के संवेग का परिवर्तन दर कम हो जाए जिससे चोट नहीं पहुंचे। ठीक है, गेंद के संवेग का परिवर्तन दर कम हो जाए जिससे चोट नहीं पहुंचे, इसका मेन कारण होता है। आगे है इसका जो 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से यहाँ पास विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन पर विचार करना है। तो चलती हुई गाड़ी अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसमें जो प्रमुख कारण हुआ है जड़त्व के नियम का कारण। दूसरा है बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, इसका जो मेन कारण है वो है क्रिया प्रतिक्रिया के कारण, यानी कि न्यूटन के तीसरा नियम, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन लॉ। ठीक है, आगे है कि यहाँ पास खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी को गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है, जड़त्व का नियम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पास ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटती है। ठीक है, तो नाव कहाँ जाएगी, तो पीछे की ओर नाव हट जाती है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत तथा बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए आगे यहाँ से 7 क्वेश्चन की न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है, तो बल को परिभाषित करता है, यानी कि अचानक हम लोग किसी में एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे तो वो वस्तु जो है जड़त्व में आ जाएगा। आगे यहाँ से कि प्रक्षेप्त गति में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ियों को किस कोण पर कूदना चाहिए, तो 45 डिग्री के एंगल पर उन्हें कूदना चाहिए। आगे है कि यहाँ पास शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है, तो समान त्वरण होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, तो समान त्वरण होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अवरोही अश्वारोही के गिरने का आशंका क्या होता है, तो यहाँ पास विश्राम जड़त्व के चलते अश्वारोही जो है पीछे की ओर गिर सकता है। चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे यात्री आगे दिशा में ओर गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझा जा सकता है, तो न्यूटन के पहला नियम के अनुसार इसको समझा जा सकता है, यानी कि जड़त्व के नियम से इसको समझा जा सकते हैं, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे जो उसका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वो है दोस्तों कि एक तरफ ले लिया हम लोग युक्ति और एक तरफ ले लिया है यहाँ पास ऊर्जा का रूपांतरण। ठीक है, यानी कि एक तरफ जैसे कि विद्युत हीटर क्या करता है, तो विद्युत हीटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदल देता है, तब हम लोग विद्युत हीटर पर आसानी से खाना को बना सकते हैं। आगे है लाउड स्पीकर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, ये लाउड स्पीकर का काम है। डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ये डायनेमो का काम है। डायनेमो किसमें प्रयोग, जनित्र में या जनरेटर में डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। कार की बैटरी क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कार की बैटरी में यहाँ पास H2SO4 का उपयोग किया जाता है। आगे है यहाँ पास फेंके गए पत्थर की ऊर्जा क्या होती है, पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वाष्प इंजन क्या करता है, तो उसमें ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है। जलता हुआ कोयला क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है। विद्युत सेल का कार्य क्या है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना विद्युत सेल का कार्य होता है। आगे है विद्युत अपघटन, तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना है विद्युत अपघटन का कार्य होता है। बिजली का चूल्हा क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत बल्ब का क्या कार्य होता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय एवं उष्मीय ऊर्जा में ट्रांसफर कन्वर्ट कर देता है। बिजली का पंखा क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। टरबाइन क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। पवन चक्की का क्या कार्य है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना पवन चक्की का मुख्यतः काम होता है। विद्युत चुंबक का क्या काम है दोस्तों, तो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदलना विद्युत चुंबक का कार्य है। परमाणु बम का क्या कार्य है, तो रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में ट्रांसफर करके ब्लास्ट करना परमाणु ऊर्जा का मुख्य काम है। माइक्रोफोन का काम क्या है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना ही माइक्रोफोन का काम है। सितार का क्या काम है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ट्रांसफर करना ही सितार का काम है। मोमबत्ती का क्या काम है, तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मीय ऊर्जा में बदलना ही मोमबत्ती का मुख्य काम है दोस्तों। आगे है ऊंचाई से गिरते पत्थर में ऊर्जा क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में ट्रांसफर हो जाता है। आगे यहाँ पास रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा में प्रकाश का ऊर्जा तथा ध्वनि ऊर्जा में ट्रांसफर नाभिकीय ऊर्जा के विघटन के द्वारा हो जाता है। यहाँ पास बिजली की घंटी बजता है, तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ट्रांसफर करके यहाँ पास उस घंटी का प्रयोग आमतौर पर डोरबेल में किया जाता है।
चलिए आगे है दोस्तों यहाँ पास कि किसी निकाय पर बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिस परिवर्तन के बराबर होता है तो कुल ऊर्जा के बराबर होता है। यानी कि जितना हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि जितना हम लोग उस पर ऊर्जा लगा रहे हैं तो उतना ही कार्य होगा। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पास कार्य का स्थायी मात्रक क्या होता है, तो जूल जो है कार्य का स्थायी मात्रक होता है। आगे है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, तो किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो दोस्तों वो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। जैसे कि चलिए हम लोग इसको आसानी से समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पास कि एक 10 किलोग्राम का यहाँ पास क्या रखा गया है, एक वस्तु रखा गया है। इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये वस्तु इधर से इधर आ जाएगा, तो ये कार्य क्या हुआ, ये धनात्मक कार्य हुआ, यानी कि इसमें कुछ काम हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक 5 किलो का यहाँ पास रखा गया है वजन पत्थर। एक ही व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ से इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और ये पत्थर इधर ही आ गया, तो ये काम जो होगा ये ऋणात्मक होगा। और यदि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति और इधर 3 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो ना तो इधर आ रहा है ना ही इधर जा रहा है, तो जीरो हो गया। यानी कि किया गया कार्य जो है वस्तु पर या तो धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक हो सकता है या तो जीरो हो सकता है, यानी कि इनमें से सभी हो सकता है। लेकिन उसमें जो पॉइंट काम करता है कि कौन सा फोर्स, मतलब कितना फोर्स उस वस्तु पर अप्लाइड किया जा रहा है किसी मैन के द्वारा। ठीक है, आगे है 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है, तो 1 किलोवाट जो है ऊर्जा का यहाँ पास मात्रक होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा होता है। चलिए आगे यहाँ से 5 नंबर का कि कार्य तथा शक्ति में क्या संबंध होता है, तो कार्य बराबर शक्ति गुने समय होता है। ठीक है, मतलब हम लोग किसी शक्ति के साथ जो कुल समय लेंगे तो उसमें हम लोग टोटल काम कर देंगे। ठीक है, तो कार्य बराबर हमेशा होता है कि जितना शक्ति होगा और जितना समय लेगा वो उसके बराबर हो गया, तो कार्य बराबर शक्ति गुने समय होता है। आगे यहाँ से कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, तो 746 वाट जो है दोस्तों एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। याद रखिएगा 746 वाट एक अश्व शक्ति के बराबर होता है। कार्य के अधिकतम मान के लिए थीटा बल तथा विस्थापन की दिशाओं के मध्य के कोण का मान क्या होता है, तो ज़्यादा 0 डिग्री होता है। याद रखिएगा 0 डिग्री एंगल इसका कार्य होता है। ऑप्शन आगे है क्वेश्चन की निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो चलिए यहाँ पास सुमेलित किया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जिस प्रकार दोस्तों ए जो रिलेटेड है वो 3 से, यानी कि लाउड स्पीकर का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ट्रांसफर करना। बी जो रिलेटेड है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 4 से। ठीक है, यानी कि परमाणु बम का कार्य क्या है, तो रासायनिक ऊर्जा से नाभिक ऊर्जा में ट्रांसफर करना। सी किससे रिलेटेड है, तो डायनेमो जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 से रिलेटेड है, यानी कि डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। तो एक बच गया ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम क्या है, तो विद्युत ऊर्जा से विद्युतीय चुंबक ऊर्जा में बदलना ट्रांसमीटर का काम होता है। आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन की ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, तो ऊर्जा न तो सृजित किया सकता है ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ऊर्जा को ना ही सृजित किया सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। आगे है 10 नंबर का क्वेश्चन की चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, आगे है कि पवन ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो गतिज ऊर्जा के चलते पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। चलिए आगे यहाँ से कि गुरुत्वीय विभव का मान सदैव होता है, तो विद्युतीय विभव का मान जो हमेशा होता है वो ऋणात्मक होता है। आगे है कि पिंड यानी कि वस्तु का भार क्या होता है, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। आगे है दोस्तों यहाँ से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि, तो वहाँ पास देखिए गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री जो है निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। आगे यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन ये वेग होता है, तो पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आगे है यहाँ पास कि भूतुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण का अवधि होता है, तो 24 घंटे उस उपग्रह का परिवहन का समय होता है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, तो यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन है कि
गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक हैं। तो न्यूटन जो है गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक हैं। 7 नंबर का है कि एक अंतरिक्ष यात्री को उसके अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है तो जो है भारहीनता का अनुभव कर पाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पास गुरुत्वाकर्षण जो है नहीं होता है। आगे है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों मंद हो जाती हैं। तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में इसलिए मंद हो जाती हैं क्योंकि ग्रीष्मकाल में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। आगे है यहाँ से कि पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती। तो पीसा की झुकी हुई जो मीनार है वो नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार तल के अंदर रहती है, इसलिए वो नहीं गिरती है। आगे है कि पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ कोई उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण होता है तो उसकी गति के लिए त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए जो है उपग्रह जो है पृथ्वी पर नहीं गिरता है। आगे है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि, तो इस पर गैस का अणु का पलायन वेग वर्ग माध्य मूल से कम होता है, इसलिए वो नहीं होता है। आगे है कि यदि कोई उपग्रह किसी तल के अति निकट किसी कक्षा में परिक्रमा कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग निर्भर होता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या पर उसका कक्षीय वेग निर्भर होता है। चलिए आगे है यहाँ से 13 नंबर का क्वेश्चन कि ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ वस्तु का भार होता है तो शून्य होता है। यानी कि यहाँ से ऊंचा से कोई वस्तु गिर रहा है तो उसका जो भार होगा उस समय वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि जब भू स्थिर उपग्रह छोड़ा जाता है तब यह गति करता है। तो भूमध्य रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पास इसको सूचीबद्ध करना है। तो यहाँ से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा उसको हम लोग मिलाते हैं। तो ए जो रिलेटेड है दोस्तों वो 3 के साथ रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ए जो रिलेटेड है यहाँ से 3 के साथ रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पास वस्तु का भार अधिकतम है पृथ्वी की सतह पर। बी जो रिलेटेड है वो 1 से रिलेटेड है, यानी कि वस्तु का भार घटता है तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की वृद्धि में वस्तु का भार घट जाता है। सी रिलेटेड है 4 के साथ, यानी कि वस्तु का भार बढ़ता है जब वस्तु चंद्रमा की ओर शून्य की बिंदु पर गति करता है। और एक जो बच गया वो ऑप्शन नंबर सी जो है 2 के साथ, यानी कि वस्तु का भार बढ़ता है शून्य बिंदु पर वस्तु का भार जो है वो बढ़ता है। एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता न अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल है। तो अभिकेंद्रीय बल के बराबर पृथ्वी के द्वारा लगा आकर्षण बल होता है। आगे है यहाँ से कि भारहीनता होती है। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में भारहीनता होती है। आगे है यहाँ से कि दो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर समान वृत्तीय पथ में गति कर रहे हैं तब उनके समान होने का प्रतिबंध होता है। तो चाल के बराबर उनका प्रतिबंध होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बिंद होती है वो गोलाकार हो जाती है। ठीक है, आगे है कि वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट होता है, ये किसका संकेत है। तो मौसम तूफानी होगा, ये जो है उसका संकेत है। चलिए आगे यहाँ से कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्यों होता है, तो साबुन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होने के कारण बुलबुला स्वतः फूटता नहीं है। यदि वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाएगा तो बुलबुला तुरंत फूट जाएगा। आगे है कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसका स्तर कुछ क्या होता है, तो ऊपर की ओर उठ जाता है। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, ये किसका कारण है, तो केशिकत्व का कारण से लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। बर्फ को पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बर्फ के पिघलने पर आयतन घटता है। ठीक है, बर्फ को पिघलने पर उसका आयतन घटता है। आगे है कि जब किसी झील की तल्ली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होगा, तो उसका आकार बढ़ जाएगा। आगे है कि कोई नाव जल में नहीं डूबोगी यदि वे पानी हटाती है अपने भार के बराबर, तो वो जल में नहीं डूबेगी। आगे है कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण उसका कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरता है। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है
तो यहाँ इनमें से कोई नहीं है। आगे है पूर्ण प्रतस्थ वस्तु है, तो उनमें से कोई नहीं। पिछला ही क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आगे 11वां नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी तौलियों के एक सिरे को पानी में भिगोया जाए तथा दूसरे सिरे को पानी में अपने आप पहुंच जाता है, ऐसा किस कारण संभव हो पाता है? तो केशिकत्व के प्रभाव के कारण ऐसा संभव हो सकता है। आगे है गर्म सूप पीने पर ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव ठंडे सूप से कम होता है। आगे है नीटी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है? तो सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालता है। पृष्ठ तनाव किसका कारण उत्पन्न करता है? तो अणु के मध्य संजक बल के कारण उत्पन्न करता है। रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, क्योंकि अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है उसमें। निम्नलिखित कथनों का विचार करना है कि इसमें कथन को मिलाना है। तो आगे है 18 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें जो है ए और बी दोनों सही है, ए और ए जो है दोनों सही हैं। आगे है यहाँ से कि निम्नलिखित में किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग में रात्रि दृष्टि नाइट विजन का उपयोग किया जाता है। कॉस्मिक किरण क्या होता है? तो आवेशित कण जो होता है वो कॉस्मिक किरण होता है। आगे यहाँ से कि FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाला आवृत्ति बैंड का प्रसार होता है, तो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य में इसका प्रसार होता है। आगे है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंगावस्था में दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच दूरी क्या होती है? तो तरंग दैर्घ्य में इसका होता है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग क्या होता है? तो सूक्ष्म तरंग इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आगे है दोस्तों यहाँ से कि क्वेश्चन है दोस्तों कि पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? तो ओजोन लेयर में बाधा आती है। ठीक है, आदर्श कृष्णिक का ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो सभी तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर सकती है। आगे है यहाँ से दोस्तों कि उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी ऊर्जा न्यूनतम है। तो उस विकिरण का नाम बताना है, तो सूक्ष्म तरंग विकिरण जो है इसकी ऊर्जा न्यूनतम है। शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनिक निर्धारण करते हैं। यहाँ पास 10वां दिया गया है कि दिए गए 3 माध्यम 1 जल 2 इस्पात, यहाँ पास दिया गया है तीसरा में नाइट्रोजन दिया गया है, में ध्वनि की चालों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए यहाँ पास सबसे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि की चाल नाइट्रोजन, फिर हो जाएगा जल, फिर हो जाएगा इस्पात। आगे है कि ध्वनि तरंग की चाल किस माध्यम में तीव्रतम होती है? तो ठोस में है दोस्तों तीव्रतम होती है। ठीक है, आगे है यहाँ से कि लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो लोहा में सबसे अधिकतम चाल ध्वनि की होगी। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो निर्वात में ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। आगे है यहाँ से कि ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो 17 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ठीक है, आगे है यहाँ से कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए 2 व्यक्ति आपस में यदि बातचीत करेंगे तो उन्हें कुछ समझ या सुनाई नहीं देगा। आगे है दोस्तों यहाँ से कि पराश्रव्य तरंगे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो कथन जो है यहाँ से उपयुक्त सभी जो है सही है, यानी कि ये कीड़े को नष्ट कर देती है, ये कपड़े को धूल हटाकर उसमें साफ कर सकती है, इनका उपयोग रोगों से उपचार करने के लिए किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। आगे है दोस्तों कि चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपनी शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वे पराध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित करते हैं। ठीक है, उन्हें रात या दिन से कुछ लेना देना नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 4 जो है सही है, यानी कि हृदय अपश्रव्य आवृत्ति को कंपन करती है
और दूसरा जो है ध्वनि की गति गैस में, द्रव में, ठोस में तुलना में अधिक होती है। आगे है यहाँ से चौथा सही है कि प्रसव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। चलिए आगे है दोस्तों यहाँ से कि 100 डेसिबल, ठीक है, 100 डेसिबल के शोर प्रवणता स्तर संगत होता है तो शोर शराबे वाली गली की आवाज़ में संगत होता है। आगे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है तो यहाँ पर 45 डेसिबल जो है वो सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण मान सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए आगे है दोस्तों यहाँ से कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित अंतर का कारण होगा तो ध्वनि की गुणवत्ता में अंतर होगी, ठीक है। सितार का कुछ अलग आवाज़ होगा और बांसुरी का कुछ अलग आवाज़ होगा। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे ध्वनि उत्पन्न का भेद निम्नलिखित के अंतर के कारण किया जाता है तो ध्वनि गुणवत्ता के कारण अंतर किया जाता है। आगे दोस्तों की टेलीविज़न, ठीक है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युतीय चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है तो अवरक्त चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है। टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है तो आवृत्ति आरोपण जो है उसका प्रयुक्त तकनीक माना जाएगा। आगे है दोस्तों यहाँ से कि एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है, ठीक है, तो एक्स किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्न में से कौन सा ध्वनि वेग का प्रभाव नहीं डालता है तो आर्द्रता जो है ध्वनि वेग पर प्रभाव नहीं डालता है। चलिए हम लोग इस दृष्टि को समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो देखिए यदि कोई वस्तु जो है वो ठोस से सीधे गैस बन जा रहा है तो ऊर्ध्वपातन होगा, ठीक है। यदि वो क्या होता है कि ठोस से द्रव बन रहा है तो गलन विधि होगा और यदि द्रव से गैस बनेगा तो वाष्पन होगा, ठीक है। उसी प्रकार आगे है कि जब गैस से द्रव बनेगा तो संघनन और द्रव से जब ठोस बनेगा तो जमना कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पास एक जो बच गया ये विधि हो गया कि गैस से सीधे ठोस बनेगा तो ये कंडेंसेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास चलिए आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पास देखिए बताया गया कि कौन सा कथन सत्य है तो 1 और 2 और 3 सही है, ठीक है। कुछ उसी प्रकार यहाँ पास भी सूची दिया गया है तो इसको भी बताना है। देखिए ए जो किसके साथ रिलेटेड है, ए जो है पहला के साथ रिलेटेड है यानी कि समतापी प्रक्रम में ताप सदैव नियत होता है, सही है। बी 3 के साथ यानी कि यहाँ पास रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा सदैव नियत होता है, ये सही है। और यहाँ पास सी जो है 4 के साथ यानी कि समदाबी प्रक्रम दाब सदैव नियत होता है, सही है। और डी जो है 2 के साथ, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पास भी सुमेलित करना है कि कौन सा जो सही है। तो देखिए यहाँ पास ए रिलेट है 3 के साथ, ठीक है, यानी कि यह किसके रिलेट है तो 3 के साथ, तो 1 के 3 को मिला देंगे यानी कि सम्मोहन जो है ऊष्मा रूपांतरण के कारण ऊष्मीय पदार्थों का वास्तविक गति होता है सम्मोहन। बी रिलेट है 4 के साथ यानी कि विकिरण क्या है तो ऊष्मा वैद्युतीय चुंबकीय विकिरण का कारण रूप निकलती है। सी रिलेट है 1 के साथ, सी रिलेट है 1 के साथ यानी कि चालक क्या है तो ऊष्मा रूपांतरण के कारण अणुओं का संगठन चालक है। और ऊष्मा संचरण क्या है तो ऊष्मा का संचरण वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग होना ऊष्मा का संचरण बोला जाता है। उसी प्रकार दोस्तों कुछ यहाँ भी सूची दिया गया है तो उसको भी कर लीजिएगा आप लोग। आगे यहाँ से कि वस्तु का ताप दर्शाता है तो वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को वस्तु का ताप दर्शाता है। चलिए आगे है कि निम्न कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है, ठीक है। तो जो कथन है इनमें से सब गलत है, यानी कि रेफ्रिजरेटर गर्म वस्तु से उष्मा लेकर ठंडी वस्तु बदल देता है, गलत है। ऊष्मीय पंप ठंडी वस्तु में उष्मा लेकर गर्म वस्तु में बदल देता है, गलत है। उष्मा एक ईसाई मात्रा कैलोरी होते हैं, गलत है। 1 जूल बराबर 4.2 कैलोरी, ये गलत है, यानी कि इनमें से सब ऑप्शन गलत है। यहाँ से आगे है दोस्तों कि ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है तो ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह का दिशा निर्भर करती है तो यहाँ पास उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। आगे है यहाँ से कि निम्न में से किसमें सम्मोहन होती है तो केवल द्रवों और गैस में सम्मोहन की प्रक्रिया देखी जाती है। एक सफ़ेद तथा चिकनी सतह है तो खराब अवशोषक तथा ऊष्मा की अच्छा प्रवर्तक है एक सफ़ेद तथा चिकनी सतह। आगे है रेल की पटरियों के जोड़े के बीच थोड़ी जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि मौसमी तापमान परिवर्तन के कारण पटरियों को विकृत होने से बचाने के लिए छोड़ दी जाती है। आगे है यहाँ से कि किसी निकाय का विशिष्ट ऊष्मा क्षमता निर्भर करती है तो निकाय के पदार्थ पर निर्भर करती है।
आगे है किसी निकाय का विशिष्ट ऊष्मा किससे, तो निकाय के प्रधान पर निर्भर करती है। आगे है एल्यूमिनियम, तांबा, चमकदार स्टील की ऊष्मा चालकता का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, तो चमकदार स्टील, फिर है एल्यूमिनियम, फिर है तांबा। आगे यहाँ से कि जब कोई गैस निम्न दाब वाले क्षेत्र में फैलता है तो इसका तापमान घटता है। ठीक है, इसका तापमान क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। आगे है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है क्योंकि अवशोषित करता है। तो यह जो है सौर विकिरण को अवशोषित करके रखता है, इसीलिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से तापमान भी बढ़ जाता है। आगे है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी से अधिक संवेदनशील होता है क्योंकि गैस जो है द्रव से अधिक फैलती है। आगे है यहाँ की निम्न में से सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला है, तो जल जो है सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला है, याद रखिएगा जल सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला है। आगे है कि पहाड़ी इलाकों में ठंडी रातों में पाइपें अक्सर फट जाते हैं क्योंकि पाइप में उपस्थित जल जमता है और जमने पर जल प्रसारित होता है जिसका कारण पाइप फट जाता है। आगे यहाँ से 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी गर्म दिन में हम पेड़ के नीचे ठंडा महसूस करते हैं जबकि टीन के चादर के नीचे नहीं करते हैं, क्यों ऐसा होता है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते पानी छोड़ते हैं जो कि वाष्प बनकर कुछ ऊष्मा को सोख लेते हैं। ठीक है, आगे यहाँ से कि अगर बर्फ के दो टुकड़े को परस्पर दबाया जाए तो ये टुकड़े परस्पर चिपक जाते हैं क्योंकि ज़्यादा दाब पर बर्फ का गलनांक जो है घट जाता है। आगे यहाँ पास दिया गया है कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल कितना होगी। तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तारपीन का तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ पास दिया गया है कि यहाँ पास उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के बारे में यहाँ पास दिया गया है, तो इसको आप भी देख लीजिएगा। यहाँ पास भी अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के बारे में इस मैप में दिया गया है, तो आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। इसके आगे है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। इंद्रधनुष प्रकाश से संबंधित किन घटनाओं को परिमाण करता है। तो जो दोस्तों अपवर्तन तथा प्रवर्तन के नियम को परिमाण करता है। आगे है यहाँ से दोस्तों कि सर CV रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो प्रकाश परिकिरण के लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, तो नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण किया था। आगे यहाँ से दोस्तों कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। आगे है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके, तो तरंगदैर्घ्य से प्रकाश का जो है रंग निर्धारित होता है। आगे है कि पृथ्वी से देखने पर आकाश नीला दिखाई देता है, जिसका कारण होता है कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन होना। आगे है निम्नलिखित में प्राथमिक रंग है, तो निम्नलिखित का जो प्राथमिक रंग है वो है लाल, हरा और नीला। ठीक है, लाल, हरा और नीला क्या है, ये प्राथमिक रंग है। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर प्रकाशीय तंतु काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर जिसे बोला जाता है। आगे है कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। ठीक है, आगे है यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो यहाँ से दिया गया है कि उपयुक्त जो है यहाँ पर सही है, यानी कि प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है, ये सही है। प्रकाश का समतल ध्रुवीकरण एक समतल में कंपन उत्पन्न करते हैं, ये सही है। प्रकाश का विवर्तन छिद्र के कोनों के चारों ओर मुड़ता, ये सही है। प्रकाश के विवर्तन के तरंगदैर्घ्य की तुलना में आकृति होती बाधा कम, ये सही है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में से सभी सही था। आगे है समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो जल के अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण होना
उसका कारण है। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है? तो केवल जो सी है वो सही है, यानी कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का परिकर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखाई देगा, तो ये सही है। आगे है दोस्तों कि मानव नेत्र एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय लगा हुआ होता है, तो नेत्र का लेंस का क्या बनता है? तो दृष्टि पटल पर यहाँ पास पिंड का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो याद रखिएगा दृष्टि पटल पर बनता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से आगे है कि आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो यहाँ पास सभी कारण है, यानी कि सूर्य का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण, सूर्य प्रकाश का परावर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, सूर्य का प्रकाश के अपवर्तन के कारण, यानी कि सभी कारण के कारण इंद्रधनुष बनता है। निकट दृष्टि दोष एक बीमारी है जो कि जुड़ी हुई है, तो निकट दृष्टि दोष आंखों से जुड़ी हुई एक बीमारी है। आगे है दोस्तों यहाँ से कि यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़े रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा? तो वो दर्पण जो है समतल तथा उत्तल प्रकार का होगा। आगे है प्रकाशिकी यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है? तो अपवर्तन विधि के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। प्रकाश का वेग होता है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का वेग होता है। आगे है प्रकाश के किस सिद्धांत के आधार पर छाया बनती है? तो यहाँ पास ऋजु रेखीय संरक्षण के कारण उसका छाया बनता है। आगे है दोस्तों यहाँ से कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तब यदि उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो कौन सी परिघटना होगी? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस स्थिति में होगी। चलिए आगे है दोस्तों कि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम बताना है। तो बैगनी सबसे ऊपर, उसके बाद जामुनी, उसके बाद नीला, उसके बाद हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद लाल, ठीक है। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। याद रखिएगा लाल का अधिक होता है और बैगनी का क्या होता है? तो बैगनी का कम होता है। आगे है जल से भरी बीकर की तली में थोड़ी उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन इसका कारण है। आगे है 24 नंबर का कि किस प्रकाशीय परिघटना के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई नजर आती है। जब एक किरण अपवर्तित होती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो विरल से सघन माध्यम में जाने पर वेग घटता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों। आगे हम लोग चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का कि मोटर कार में पक्ष दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम सामान्यतः पीछे देखने के लिए इसमें पक्ष दृष्टि के लिए किया जाता है। आगे है दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें छोटा सा चीज बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए उपयोगी होता है। आगे है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस की तरह काम करता है। आगे है दोस्तों कि फोटो कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे को किस लेंस का या दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि के लिए उत्तल दर्पण और नजदीक दृष्टि के लिए अवतल दर्पण, ठीक है। दूरदृष्टि के लिए उत्तल दर्पण। आगे है कि दंत चिकित्सकों के द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है जो कि दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोगी होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों यहाँ से कि 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो 3.6 × 10⁶ जूल 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, ठीक है। बिजली का खपत का बिल किसके मापन के आधारित होता है? तो यहाँ पर जो है वाट्स, ठीक है, वाट के आधार पर होता है। आगे है कि विद्युत चालकता का यूनिट क्या है? तो यहाँ पास mHo जो है विद्युत चालकता का यूनिट है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है तो निम्न प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक इसकी प्रतिरोधकता होती है। आगे है कि घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप से होता है? तो समांतर क्रम में घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किया जाता है। आगे दोस्तों कि यदि R प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है, तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तो R/4 यहाँ से हो जाएगा। आगे है कि CFL और LED लैंप में क्या अंतर है? तो CFL और LED लैंप में जो अंतर है वो निम्न से दिया गया है।
तो पहला और तीसरा इसका अंतर है, यानी कि प्रकाश का उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करता है और LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, तो ये सही है। आगे है कि यहाँ पास किसी अर्धचालक को गर्म करने के लिए उसका प्रतिरोध होता है तो घटता है, ठीक है। आगे है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो AC को DC में बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिश विद्युत धारा में परिवर्तन करने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। प्रतिरोध R का एक तार बराबर भागों में काट दिया जाता है, ठीक है। आगे है कि फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, तो R/N1² हो जाएगा। आगे है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। आगे है किसी चालक में सिरों का बीच विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है, तो यह ओम का नियम है। आगे है कि विष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, तो ओम मीटर विष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है, ये जो होता है अमोनियम क्लोराइड के द्वारा होता है, याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे है दोस्तों यहाँ से कि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो एक शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है तो अमोनियम क्लोराइड के द्वारा विद्युत अपघटन किया जाता है। आगे है दोस्तों यहाँ से कि कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु होता है, तो जो होता है वो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न विशिष्ट गलनांक के होता है। आगे है जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो विद्युत रोधी उन्हें कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है सर्वोत्तम चालक है, तो चांदी जो है वो सर्वोत्तम चालक माना जाता है। आगे यहाँ से कि एक चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुण निर्भर करता है, तो सभी चालकों के बराबर उसका प्रतिरोधकता एवं गुणवत्ता निर्भर करता है। आगे है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। आगे है पूर्णाभरण सेल में किस प्रकार का ऊर्जा संग्रहित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा उसमें संग्रहित होती है। आगे है विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक व कुचालक क्रमशः निम्न है, तो चांदी और शीशा जो है, यानी सबसे विद्युत का सुचालक जो है चांदी है, सबसे कम शीशा हो जाएगा। आगे है कि यहाँ पास निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें जो कथन सही है वो जो सही है इसमें 1, 2 और 4, यानी कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ये सही दिया गया है यहाँ पास। और दूसरा सही है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और फैराडे द्वारा विद्युत अपघटन संबंधित नियम का प्रयोग किया गया था, ये सही है। आगे यदि घरेलू उपकरणों का प्रतिरोध बढ़ जाए तो क्या होता है, तो यदि घरेलू उपकरणों का प्रतिरोध बढ़ जाता है तो केवल एक सही होता है, इनकी शक्ति घट जाएगी, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो देखिए कथन जो 2 है वो सही है, यानी कि अस्थायी चुंबक कोबाल्ट का हो सकता है। आगे है कि टेस्ला इकाई है, तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या है, टेस्ला है। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग 0 होता है तो पदार्थ जो है प्रतिचुंबकीय होता है। आगे है चुंबक की विधि है, तो चुंबक को पीटना चुंबकीय विधि है। आगे है कि यदि एक आवेशित कण, ठीक है, Q पॉजिटिव चुंबकीय क्षेत्र का समांतर नीचे वेग से परिचित किया जाता है तो यह क्या करेगा, तो बिना पथ के परिवर्तन के लगातार उसी से गति से गतिमान होगा। आगे है कि पदार्थ में चुंबकीय किस प्रकार होता है, तो इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय विधि द्वारा इसका प्रयोग होता है। आगे है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने परखा था, तो ऑस्टेड ने परखा था इसे। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है, तो विद्युत चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण ध्रुव में इसका कंपास इंगित करता है। निम्न में से जो है वो डाई मैग्नेटिक पदार्थ है, तो जो डाई मैग्नेटिक वो है बिस्मथ, ठीक है। बिस्मथ क्या है, तो डाई मैग्नेटिक पदार्थ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल की रेखाएं होनी चाहिए, तो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के उपयोग किसकी दिशा के ज्ञात करने के लिए होता है, तो प्रेरित धारा का दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है कि अस्थायी चुंबक किस प्रकार का बना होता है, तो अस्थायी चुंबक जो होता है वो इस्पात का बना हुआ होता है। आगे है जब दंड चुंबक को लंबाई के अनुदैर्ध्य के 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुव होता है तो आधा हो जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन की मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई की दिशा
किस पर टिकती है, तो उत्तर और दक्षिण दिशा में वो टिकेगी यदि चुंबकीय उसमें गुण होगा तो। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, तो एल्यूमिनियम जो है यहाँ पास चुंबक के द्वारा नहीं आकर्षण होगा, बाकी लोहा, निकेल और कोबाल्ट चुंबक के द्वारा आकर्षण होगा। आगे है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण कम करते हैं जब वे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तब उनका चुंबकीय गुण थोड़ा कम हो जाता है। आगे है कि चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे है, तो अणुचुंबकीय पदार्थों से ऑक्सीजन का संबंध है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो ये जो कथन है इसमें जो कौन सा कथन सही है, तो केवल जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि चुंबकीय बल रेखा बंद वक्र बनाती है जबकि विद्युतीय रेखाएं नहीं बनाती है। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो एक चुंबक क्षेत्र में क्या होता है, तो एक चुंबक क्षेत्र में जो होता है वो होता है, यदि आवेशित कान प्रवाह बल लगाया गया है तो वह चुंबकीय बल रेखाओं में गतिमान होगा। ये बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया है, तो इसमें 1, 3 और 4 ये सभी सही है, यानी कि चुंबकीय मोनोपोल्स एक ध्रुवीय नहीं होती है, ये सही है। चुंबकीय क्षेत्रों में एक तार को मुक्त रूप से छोड़ने पर यह क्षेत्र समांतर हो जाता है, सही है। चौथा सही है कि कॉपर प्रतिचुंबकीय तथा लोहा अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों यहाँ से कि लौह चुंबकीय पदार्थ जिस तापमान पर अचुंबकीय हो जाता है वो कहलाता है, तो क्यूरी तापमान वो कहलाता है। एक आवेशित कण वेग 5 के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में बी के गतिमान के कण को क्या कहलाता है, तो अधिकतम हो जाता है जब भी तथा बी बल जो है लंबवत हो जाएगा। आगे है कि जब एक आवेशित कण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, तो हमेशा शून्य हो जाएगा उस कण का गतिज ऊर्जा। आगे यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस कण के त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग प्रयुक्त किया जाता है, यहाँ पर इसका राइट हो जाएगा प्रोटॉन को। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पास आगे है कि तारे अपनी ऊर्जा को निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत होता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। आगे है कि कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है, तो तारों में उत्पन्न जो है ऊर्जा ये जो है नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे यहाँ से कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सौर सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें आप लोग कथनों पर विचार कर सकते हैं। आगे है, परमाणु रिएक्टर क्या है, तो परमाणु रिएक्टर क्या है दोस्तों, तो ये जो है आणविक भट्ठी है। परमाणु रिएक्टर क्या है, आणविक भट्ठी है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में नाभिकीय नैदानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभावी उपकरणों के कारण जो उभर रही है वो हो रही है रेडियो आइसोटोप्स हैं। आगे है, भारत के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है, तो थोरियम जो है भारत में प्रयुक्त नाभिकीय ईंधन है। एक रेडियोधर्मी तथा जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो थोरियम का बड़ा भंडार भारत में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ से 13 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा परमाणु ईंधन का श्रेणी में नहीं आता है, तो कैडमियम जो है परमाणु की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम परमाणु के श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है, तो हीलियम जो है ईंधन नहीं है, बाकी यूरेनियम, रेडियम, थोरियम ईंधन है। निम्न में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कैल्शियम का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। किसका परमाणविक ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, लेड का परमाणविक ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे यहाँ से कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का उपयोग निम्न से किया जाता है। आगे है, यूरेनियम के यहाँ पास से पूछ गया है कि परमाणु असमानिक क्या होगा, तो समस्थानिक नाम होगा U-235। ठीक है, 235। चलिए आगे से हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि आगे है दोस्तों यहाँ से कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। आगे यहाँ से सूची को मिलाना है कि कौन सा सूची जो है सही है, तो ए जो है तीसरा के साथ रिलेटेड है, यानी कि कल्पक्कम जो है वो तमिलनाडु में है, और बी जो है वो ए के साथ है, यानी कि नरोरा उत्तर प्रदेश में है। सी जो है 2 से रिलेट करता है, यानी कि काकरा पारा जो है गुजरात में है, और ट्राम्बे कहाँ है, तो तमिलनाडु में ट्राम्बे है। ठीक है, आगे है कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो ये जो है दोस्तों यहाँ पास विमंदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसमें मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल का उपयोग इसमें किया जाता है। एक ब्रेडर रिएक्टर वह है तो जो विखंडन होने वाले पदार्थ में उससे अधिक उत्पन्न करते हैं,
तो ये उसका कार्य हो जाएगा। आगे है कि पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था, तो स्माइलिंग बुद्धा उसका कोड था। ठीक है, आगे है कि पोखरण का परीक्षण कब किया गया था, तो 11 मई 1998 में पोखरण का प्रयोग उसमें किया गया था। आगे है कि मई 1998 में पोखरण में भारत का 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। पोखरण किस राज्य में है, तो पोखरण जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है, तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। आगे है इसमें 28 नंबर का क्वेश्चन कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ में 3/4 भाग क्षय होने का समय है, तो 8 महीने। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग विघटन के 20 दिनों में ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ से 30 नंबर का कि हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, तो एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित सर्वप्रथम किया गया था। आगे यहाँ से एक तरफ यंत्र दिया गया है, एक तरफ उसका आविष्कारक दिया गया है। ठीक है, तो टेलीविजन का खोज कौन किया था, तो जे एल बेड ने किया था। बैरोमीटर का खोज किसने किया था, तो टोरी सेली ने इसका प्रयोग किया गया था। वायुयान, तो राइट बंधु के द्वारा वायुयान का खोज किया गया था। टेलीफोन, तो ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ग्रामोफोन के द्वारा एडिसन के द्वारा ग्रामोफोन के उपयोग किया गया था। आगे है कि वाष्प टरबाइन, तो पार्सन्स के द्वारा वाष्प टरबाइन का खोज किया गया था। डॉक्टरी थर्मामीटर फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। सिलाई मशीन एलियास होवे के द्वारा किया गया था। फाउंटेन पेन वाटरमैन के द्वारा किया गया था। गायरोस्कोप फोकाल्ट के द्वारा किया गया था। ट्रांसफार्मर फैराडे के द्वारा किया गया था। टेप रिकॉर्डर पाउल सेन के द्वारा किया गया था। और यहाँ पास दिया गया है केस्क्रोग्राफ, तो जेबी बोस के द्वारा किया गया था। जेसी बोस के द्वारा भाप इंजन, तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। डायनेमो माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। हेलीकॉप्टर ब्रिक वाइट के द्वारा किया गया था। गैस इंजन डेमलर के द्वारा किया गया था। साइक्लोट्रोपिन जो है लॉरेंस के द्वारा किया गया था। रेडियो मार्कोनी के द्वारा किया गया था। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल के द्वारा किया गया था। आगे है कि टाइप मशीन, तो सोल्ज के द्वारा किया गया था। तो एक तरफ यहाँ से देख लेते हैं यंत्र, उसका एक तरफ देख लेते हैं उसका सिद्धांत क्या है, तो भाप इंजन उष्मा गतिकी का सिद्धांत है। इसमें विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। रॉकेट परीक्षण न्यूटन की गति का सिद्धांत है। रेडियो दूरदर्शन चुंबकीय संरक्षण तरंग का इसमें सिद्धांत है। वायुयान बर्नौली के तरल गति विज्ञान का सिद्धांत है इसमें। और एक तरफ हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पास देख लेते हैं एक तरफ कि एक तरफ यंत्र एक तरफ सिद्धांत, उसी प्रकार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पास है कि सोनार, तो सोनार किस पर काम करता है, तो सोनार जो है दोस्तों वो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो पराश्रव तरंगे के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तंतु प्रकाश का पूरा आंतरिक परिवर्तन करता है। इलेक्ट्रॉनो माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन की गति के तरंग पर प्रकृति पर निर्भर करता है। फोटोसेल, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव पर करता है। नाभिकीय रिएक्टर, तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन करता है। आगे एक तरफ दिया गया है यंत्र और एक तरफ दिया गया है आविष्कारक का नाम। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए जो छपाई का मशीन है उसे जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था। ग्लाइडर मशीन का सर जॉर्ज कायले ने किया था। जेट इंजन का ह्यूटल ने किया था। माइक्रोमीटर का किया गया था विलियम ग्रीक के द्वारा किया गया था। इस शूटर का जो आविष्कार है वो ब्रॉडशॉ के द्वारा किया गया था। रेफ्रिजरेटर हैरिसन के द्वारा किया गया था। लिफ्ट जो है एजी ओटिस के द्वारा। पावर लूम जो है एमंड कार्टराइट के द्वारा। आर्क लैम्प जो है डेवी के द्वारा किया गया था। आगे है क्रोनोमीटर, तो जॉन हैरिसन के द्वारा। परमाणु भट्ठी एनरिको फर्मी के द्वारा। हॉट लंग मशीन डेनिस मेलरोज के द्वारा। एयर ब्रेक जॉर्ज वेसिंग हाउस के द्वारा। थर्मोन्यूट्राइड जो है लीडी फॉरसेट के द्वारा किया गया था। आगे है थर्मस फ्लास्क जो है डिवार के द्वारा किया गया था। आगे है रेल इंजन, तो जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा किया गया था। स्टीम बोट, तो यहाँ पास फुल्टन के द्वारा। तड़ित चालक, तो फ्रैंकलिन के द्वारा। लेंस कैमरा जीन्स के द्वारा। टायर जो है डनलप के द्वारा किया गया था। आगे है दूरबीन, तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। और रिवॉल्वर जो है वो सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर की खोज किया गया था। तो आज का ये वीडियो जो दोस्तों ये संपूर्ण फिजिक्स का ये वीडियो है। इसमें जो है आपको जेटेट 1 to 5 के लिए बहुत ये वीडियो उपयोगी होगा। और झारखंड में जो उत्पाद पुलिस या झारखंड पुलिस या झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें संपूर्ण हम लोग फिजिक्स का चैप्टर अभी देख लिए। ये जो फिजिक्स का चैप्टर था लगभग 79 पेजेस में बनाया गया था। ठीक है,
तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।